हमारा नायक कोई साधारण टीचर नहीं है। वह पूरे शहर का सबसे खतरनाक और मशहूर लोन शार्क है। ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह अपना पैसा वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके लिए किसी को धमकाना, पीटना या उसकी जिंदगी मुश्किल बना देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब उसके रोज के काम का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा निर्दयी और खतरनाक आदमी आखिर एक स्कूल के अंदर क्या कर रहा है, और भला स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर ऐसा कौन सा डेट हो सकता है जिसे वसूलने के लिए उसे खुद आना पड़े। इस रहस्य को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में लौटना होगा। उस समय हमारा मेन कैरेक्टर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है ताकि वहां से अपने बकाया पैसे वसूल सके। अंदर घुसते ही वह ऊंची आवाज में बॉस को बुलाता है। उसका टोन इतना सख्त होता है कि वहां बैठे सभी लोग उसे घूरने लगते हैं और माहौल अचानक टेंशन से भर जाता है। कुछ ही देर बाद रेस्टोरेंट का बॉस घबराया हुआ वहां आता है और आते ही माफी मांगने लगता है, लेकिन हमारे नायक को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सीधे उससे 100 मिलियन वॉन और उस पर 3% इंटरेस्ट की मांग करता है। ये सुनते ही वहां मौजूद गैंग लीडर अपनी पॉकेट टटोलता है, फिर एक बड़ी एक्स निकालकर उसके सामने लहराता है और हंसते हुए कहता है कि थोड़ा डिस्काउंट दे देना चाहिए। लेकिन हमारा नायक बिना एक पल गवाए साफ इनकार कर देता है। ये जवाब सुनकर गैंग लीडर का गुस्सा भड़क उठता है और वह अचानक उस पर हमला कर देता है, मगर मेन कैरेक्टर की स्पीड उसके अनुमान से कहीं ज्यादा होती और अगले ही पल एक जबरदस्त पंच मारकर उसे कई कदम दूर फेंक देता है। फिर जमीन पर गिरी एक्स उठाकर बाकी लोगों की तरफ इशारा करता है कि वहां मौजूद हर आदमी एक कदम पीछे हट जाता है। गैंग लीडर अपने घायल शरीर के बावजूद घमंड से कहता है कि कोई उसे मार नहीं सकता, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि हमारा नायक उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसका सारा घमंड कुछ ही सेकंड में चूर चूर हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति उसे सम्मान से ह्योननिम कहकर बुला रहा है। उनके साथ कई बैग्स हैं जिनमें अभी अभी वसूले गए पैसे भरे हुए हैं। ब्लू शर्ट पहने एक आदमी रकम की गिनती करता है और संतुष्ट होकर ब्लैक हेड आदमी को आदेश देता है कि कुल रकम का 80% बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए। साथ ही वह उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ भी करता है। दूसरी ओर ह्योन अपनी पुरानी शर्ट बदल देता है और उसे लॉन्ड्री के लिए भेज देता है। इसके बाद वह ब्लैक हेड आदमी को उसका पहला मिशन सौंपता है। उसे एक महिला से 10 मिलियन वॉन की रिकवरी करने भेजा जाता है। ह्योन वहां से चला जाता है, जबकि पीछे खड़े लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं कि वह किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ठंडी मशीन की तरह काम करता है। उसके चेहरे पर न दया दिखाई देती है, न गुस्सा और न ही किसी तरह की भावनाएं। उसका एकमात्र टारगेट सिर्फ डेट कलेक्ट करना है। इसी बीच कहानी एक दूसरी जगह पहुंचती है जहां एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए हाथों से ह्योन को पैसे दे रहा होता है और वह लगातार उसे रहन की भीख मांग रहा होता है, जबकि ह्योन सिर्फ उतना ही पैसा ले रहा होता है जितना वास्तव में उस पर बकाया है। फिर भी लोग उससे ऐसे डरते हैं जैसे उनके सामने कोई निर्दयी मॉन्स्टर खड़ा हो, क्योंकि उसकी कठोर रेप्यूटेशन पूरे इलाके में फैल चुकी है। पैसे लेने के बाद वह शांत आवाज में कहता है कि बाकी रकम लेने के लिए वह फिर लौटेगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। रास्ते में चलते हुए ह्योन अचानक अपने पिता को याद करने लगता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपमान, गरीबी और लोगों की तिरस्कार भरी नजरों के बीच गुजारी थी। बचपन में ह्योन इन बातों को कभी ठीक से समझ नहीं पाया था, लेकिन अब जब वो बड़ा हो चुका है और दुनिया की सच्चाई को करीब से देख चुका है, तब उसे एहसास होता है कि उसके पिता हर दिन कितना दर्द सहते थे, कितनी बार उन्हें अपने सम्मान को निगलना पड़ा होगा था। अपने पिता की तरह वही दुखद अंत उसका भी होगा। ये बात स्वीकार करने के बाद ह्योन एक बड़ा फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर किसी को काटना ही है तो काटने वाला वही बनेगा, ना कि कटने वाला। इसी सोच के साथ वो उस टीचर के मामले की जांच शुरू कर देता है। अगली सुबह ब्लू शर्ट वाला आदमी उसे मिशन पर ना जाने के लिए डांटने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ह्योन तो पहले ही वहां से निकल चुका है। जिस व्यक्ति पर कर्ज था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन किम यॉन थी। यॉन ब्याज के साथ बढ़ते कर्ज को चुकाने की कल्पना से ही डर रही थी। ह्योन उसे उनके पिता की आखिरी सीख याद दिलाता है, चाहे कुछ भी हो जाए कभी डेट मत लेना। ये वही बात थी जिसे उनके पिता अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मानते थे। यॉन रोते हुए उससे मदद मांगती है और कहती है कि वो उसे इस मुसीबत से बचा ले, लेकिन तभी एक स्टूडेंट वहां पहुंच जाता है। स्थिति को संभालने के लिए ह्योन तुरंत खुद को पास के स्कूल का टीचर बताने लगता है। स्टूडेंट के जाने के बाद वो यॉन से कहता है कि वो पैसे लेकर स्कूल गेट पर उससे मिले। बाहर निकलने के बाद ह्योन को अतीत की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि जब यॉन को पता चला था
कि वो लोन शार्क बन गया है तो उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। आसमान की तरफ देखते हुए वो उसकी दुखों से भरी जिंदगी के बारे में सोचता रहता है। तभी उसके फोन पर यॉन का मैसेज आता है और वो बिना देर किए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। यॉन ने कभी नहीं सोचा था कि वो दोबारा अपने भाई से मिलेगी। उसे देखते ही वो अनजाने में उसका हाथ पकड़ लेती है। वो डर, दर्द और निराशा से पूरी तरह टूट चुकी थी। कभी वो सोचती थी कि लोन शार्क दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस होते हैं, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उससे भी कहीं ज्यादा भयानक लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे लोग जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। टीचर बनने का उसका सपना पूरा तो हुआ था, लेकिन जिस क्लासरूम को वो अपने सपनों की जगह समझती थी वही उसके लिए जीता जागता नरक बन गया। हर दिन उसके लिए एक नई यातना लेकर आता था। पूरी तरह टूटने से पहले उसने वहां से भागने का फैसला कर लिया। वो ह्योन से माफी मांगती है कि वो उसका पैसा वापस नहीं कर सकी और उसका ख्याल रखने के लिए उसका धन्यवाद भी करती है। ह्योन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो असफल हो जाता है। अपनी बहन को खो देने के बाद उसके अंदर कुछ बदल जाता है। यॉन पहले ही डेट की रकम यी आन को ट्रांसफर कर चुकी थी, इसलिए ह्योन एक कठोर फैसला लेता है। वो तय करता है कि अब वो दूसरों को उसी अंधेरे गड्ढे में गिरने से बचाएगा जिसमें उसकी बहन गिर चुकी थी। इसी उद्देश्य से वो उसी स्कूल में एक नए टीचर के रूप में लौटता है। वहां वो खुद का परिचय किम सांग इन के नाम से देता है, खासकर उन लोगों के सामने जिन पर उसका बहुत बड़ा कर्ज बाकी है। दूसरी तरफ सांसद पार्क मानसिक एक आलीशान डिनर के दौरान चेयरमैन हुआंग ब्योंग ह्योन से पैसे उधार मांग रहा होता है। तभी एक बॉडीगार्ड घबराते हुए वहां आता है और कोई जरूरी खबर देता है। खबर सुनते ही चेयरमैन मीटिंग आगे बढ़ाने की बात कहकर वहां से निकल जाता है। वो सीधे यी आन के अंतिम संस्कार में पहुंचता है, जहां ह्योन उसका धन्यवाद करता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और चेयरमैन उन लोगों का जिक्र करता है जिन्होंने यी आन को इतना परेशान किया था। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बात करता है, लेकिन ह्योन कहता है कि वो उन लोगों से खुद मिलना चाहता है। फिर वो चेयरमैन से एक अजीब सी मांग करता है कि चेयरमैन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे टीचर बनवा दे। ये सुनकर चेयरमैन हैरान रह जाता है, लेकिन ह्यून समझाता है कि कर्ज वसूलने का ये सबसे प्रभावी तरीका है, साथ ही वो अपने पुराने काम भी जारी रखेगा। चेयरमैन जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि उसने सच में ह्यून को एक असली लोन शार्क की तरह बड़ा किया है। आखिरकार वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जब ह्यून झुककर उसका धन्यवाद करता है तो चेयरमैन उसे याद दिलाता है कि इस एहसान का कर्ज भी उसे एक दिन चुकाना पड़ेगा। ह्यून बिना हिचकिचाए इसके लिए राजी हो जाता है। कुछ समय बाद क्लासरूम में खड़े होकर ह्यून घोषणा करता है कि आज से वो क्लास 3-2 का नया टीचर होगा, क्योंकि अभी तक उसे ये पता नहीं चल पाया है कि यी आन के साथ जो हुआ उसके पीछे असल में कौन जिम्मेदार था। स्टूडेंट्स तुरंत उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। तभी एक स्टूडेंट अपना परिचय किम सांगिन के रूप में देता है। ह्यून वही परिचय का सिलसिला खत्म कर देता है और बाहर जाते हुए उन्हें पहले पीरियड की तैयारी करने को कहता है। उसके जाते ही स्टूडेंट्स उसके अजीब व्यवहार पर चर्चा करने लगते हैं। तभी ह्यून अचानक रुकता है, पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे पूरा माहौल ठंडा पड़ जाता है। वो पूछता है कि आखिर यी आन ने आत्महत्या क्यों की। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सांगिन तुरंत उसे पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिससे उसकी पहले हॉलवे में मुलाकात हुई थी। फैकल्टी ऑफिस में एक टीचर उससे क्लास के बारे में बात करता है और कहता है कि पहली पोस्टिंग में इतनी अच्छी क्लास मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। उसे बताया जाता है कि क्लास 3-2 के खिलाफ आमतौर पर पेरेंट्स की कोई शिकायत नहीं आती। एक बुजुर्ग टीचर ये भी बताता है कि उस घटना के बाद क्लास का माहौल पूरी तरह बदल गया था और घटना को अपनी आंखों से देखने वाले 6 स्टूडेंट्स मानसिक इलाज के कारण स्कूल नहीं आ रहे हैं। वहां से निकलते हुए ह्यून सोचने लगता है कि जो टीचर स्टूडेंट्स के साथ इतना अच्छा संबंध रखता था वो ऐसा कदम क्यों उठाएगा। बाद में वो स्टूडेंट्स को फुटबॉल खेलते हुए देखता है और उसे क्लास 3-2 में कोई कमी दिखाई नहीं देती। पूरे स्कूल में उनकी पहचान एक आदर्श क्लास के रूप में है। रिपोर्ट के अनुसार उनका यी आन के साथ भी अच्छा संबंध था। ह्यून उसके एजुकेशन रिकॉर्ड्स और क्लास जर्नल्स की जांच करता है, लेकिन उसे बुलिंग का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलता। अपनी बहन को याद करते हुए वो स्कूल के पीछे वाले हिस्से की तरफ चल पड़ता है। तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वो छिपकर देखता है तो 3 स्टूडेंट्स बैक सो योन को डांट रहे होते हैं। सो योन सिर्फ वो पैसा वापस मांग रही थी जो उन्हें उससे 2 महीने पहले उधार लिया था। उसे देखते ही ह्यून को याद आता है कि अपनी बहन की श्रद्धांजलि सभा के दौरान
उसने इसी लड़की को रोते हुए जल्दी जल्दी बाहर जाते देखा था। तभी वे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि वो पैसा वापस कर देगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। सो योन जमीन पर गिर पड़ती है और रोते हुए उनसे कम से कम आधा पैसा लौटाने की विनती करती है, लेकिन वो लड़का कहता है कि पैसा तभी मिलेगा जब वो उनके साथ घूमने फिरेगी। ये सुनकर सोयोन पूरी तरह हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद वे सभी वहां से चले जाते हैं और उसका एक दोस्त डेहयोन की पसंद का मजाक उड़ाता रहता है। दूसरी तरफ हालात और भी खराब हो चुके थे, क्योंकि कुछ समय बाद एक लोन शार्क सोयोन की मां पर चिल्लाने लगता है और उसे तुरंत पैसा लौटाने की मांग करता है, लेकिन उसकी मां बेबस होकर सिर्फ इतना कह पाती है कि उसे थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि वो पैसा कहीं गायब हो चुका है। शर्म और डर से भरी सोयोन अपनी मां को बताने की कोशिश करती है कि उसने वह पैसा डेहयोन को दे दिया था। एक पल के लिए वह सच्चाई बताने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि सच बता देने से पैसा वापस नहीं आएगा। तभी उसके फोन पर डेहयोन का मैसेज आता है और वह यह सोचकर उसके पास चली जाती है कि शायद वह आखिरकार उसका पैसा लौटा देगा। वह दरवाजा खटखटाती है और अंदर चली जाती है। शुरू में वह सभी सामान्य और बनावटी तरीके से बात करते हैं, लेकिन सोयोन साफ कर देती है कि वह उनके साथ समय बिताने नहीं आई है, वह सिर्फ अपने 500 वापस लेने आई है। तभी डेहयोन उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे वह घबरा जाती है। फिर वह उसका कोट उतारने लगता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी डरावना और अपमानजनक होता जाता है। यह देखकर सोयोन की आंखों में आंसू भर आते हैं। डेहयोन उसकी टाई ढीली करता है और अपने दोस्तों से पानी की बोतल लाने को कहता है। वह हंसते हुए कहते हैं कि अगर उसे अपना पैसा वापस चाहिए तो उसे उनकी बात माननी होगी। डेहयोन उसके ऊपर पानी फेंकने ही वाला होता है कि तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है। सोयोन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने ह्योन को खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। ह्योन शांत लेकिन खतरनाक आवाज में डेहयोन से कहता है कि अपना हाथ तुरंत हटा लो। सोयोन उसे तुरंत पहचान लेती है, क्योंकि वह यी आन के अंतिम संस्कार में उसे देख चुकी थी। डेहयोन उसे बूढ़ा आदमी कहकर मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उनका नया होमरूम टीचर है। यह जानकर वहां मौजूद सभी लड़के चौंक जाते हैं। डेहयोन सोयोन को एक तरफ धक्का देता है और ह्योन से उनके रिश्ते के बारे में पूछते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन ह्योन बिना कोई जवाब दिए उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। यह देखकर सोयोन पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। सोलबेट हाई स्कूल से यी आन को अंतिम विदाई देने आने वाली वह अकेली स्टूडेंट थी, इसलिए वह इस घटना का महत्व दूसरों से बेहतर समझ सकती थी। उधर बाकी लड़कों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। ह्योन कहता है कि उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए अब वह डेट की गणना अपने तरीके से करेगा। वह घोषणा करता है कि अब से उन पर हर हफ्ते 30% इंटरेस्ट लगेगा, और क्योंकि पैसा 8 हफ्तों से बकाया है, अब कुल रकम लगभग 50 लाख वॉन हो चुकी है। यह सुनते ही लड़के घबरा जाते हैं और विरोध करते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ 500 उधार लिए थे, लेकिन ह्योन ठंडी आवाज में कहता है कि अब से उन्हें इंटरेस्ट सहित सब कुछ चुकाना होगा। दूसरी तरफ क्लब बिल्डिंग के बाहर ब्लू शर्ट वाला आदमी ह्योन को ढूंढ रहा होता है, जबकि ब्लैक हेयर्ड आदमी लगातार पूछ रहा होता है कि वह आखिर वहां गया ही क्यों। ब्लू शर्ट वाला उसे चुप कराते हुए कहता है कि चाहे कारण पता हो या नहीं, उन्हें अपने बॉस कांग के आदेश मानने ही होंगे। लेकिन एक बात वह भी अच्छी तरह जानता था, जो भी बच्चे ह्योन के निशाने पर आ जाते हैं उनका बचना लगभग नामुमकिन होता है। अंदर डेजी योंग गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि आखिर ह्योन होता कौन है जो उन्हें बताए कि कर्ज चुकाना है या नहीं। जवाब में ह्योन खुद को उनका होमरूम टीचर बताता है। यह सुनकर सोयोन तक हैरान रह जाती है। बाकी स्टूडेंट्स और भी बेचैन हो जाते हैं। डेजी योंग आरोप लगाता है कि वह स्टूडेंट्स के साथ पक्षपात कर रहा है और उनसे पैसे वसूलने के लिए दबाव बना रहा है। ह्योन उसे अपने शब्दों का ध्यान रखने की चेतावनी देता है और कहता है कि वह सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच मौजूद डेट को व्यवस्थित कर रहा है, क्योंकि क्लासमेट्स के बीच खराब आर्थिक संबंधों को ठीक करना भी एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। डेजी योंग गुस्से में खड़ा हो जाता है और दावा करता है कि पहला पंच ह्योन ने मारा था। फिर वह अपने दोस्तों को चिल्लाकर लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। सभी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ह्योन अकेले ही सबको बुरी तरह पीट देता है। डेजी योंग उसकी स्पीड और ताकत देखकर दंग रह जाता है। ह्योन उसे शाम 5 बजे तक का समय देता है और कहता है कि एक दिन के अंदर पूरा पैसा लौटा देना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो उसके साथ होगा उसके सामने नरक भी बेहतर लगेगा। फिर वह सोयोन से वहां से जाने को कहता है। जब ह्योन वहां से जा रहा होता है तो सोयोन
उसे धन्यवाद देती है और मन ही मन सोचती है कि आखिर वह सच में है कौन। तभी उसे एहसास होता है कि वह नो ई आन का बड़ा भाई है और इतनी सारी घटनाओं का एक साथ होना महज संयोग नहीं हो सकता। वह पूछती है कि क्या वह ई आन के साथ क्या हुआ था ये पता लगाने आया है। ह्यून उसके सवाल पर रुक जाता है। फिर सो योन कहती है कि उसे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वह उन लड़कों को अच्छी तरह जानती है। वे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसे डर था कि अगर उन्होंने शिकायत कर दी तो स्कूल लौटते ही ह्यून को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ह्यून सिर्फ इतना कहता है कि वह सब संभाल लेगा और वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स आराम से वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन सो योन पूरे समय घबराई रहती है क्योंकि कोई अजीब घटना नहीं होती। उसे लगता था कि वे लड़के अब उसके पीछे भी आएंगे, लेकिन वे कुछ नहीं करते। तभी मो यून अपनी सीट से उठता है और उसके पास आकर अपना फोन दिखाता है। उसने इंटरेस्ट सहित पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया था और कहा कि ह्यून को बता देना कि उसका डेप्ट चुका दिया गया है। ये देखकर सो योन हैरान रह जाती है क्योंकि उसने मूल रकम से भी ज्यादा पैसा लौटा दिया था। दूसरी तरफ डेजी योंग गुस्से से भर जाता है। स्कूल के बाहर वह मो यून को पंच मार देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि उसने पैसा वापस क्यों किया। मो यून चिल्लाकर कहता है कि मामला कुछ और है। इसके बाद जब ह्यून वहां से चला जाता है तो ब्लैक हेड लड़का सब कुछ रिपोर्ट करने की कोशिश करता है। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आता है। उसमें उनकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उनके एसएनएस पासवर्ड्स, उनके माता पिता के वर्क प्लेस एड्रेस और ऐसी कई जानकारियां भी जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। ह्यून के आदमियों में से एक कहता है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ब्लैक हेड लड़का तुरंत फैसला करता है कि वह अपना हिस्सा वापस करेगा क्योंकि वह ह्यून जैसे व्यक्ति से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। बाकी लोग भी डेजी योंग को सलाह देते हैं कि पैसा लौटा देना ही उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन क्लासरूम में बैठा डेजी योंग अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था क्योंकि उसके पास पैसा था ही नहीं। उसने अपनी सारी रकम क्रिप्टो में गंवा दी थी। समय तेजी से बीत रहा था और शाम के 5 बजने वाले थे। बाहर उसके दोस्त अगले कदम को लेकर चिंतित थे। तभी एक स्टूडेंट दौड़ता हुआ आता है और उसे अपने दोस्तों से सुनी एक बात बताता है। ये जून कहता है कि सुबह से उसकी क्लास के स्टूडेंट्स जगह जगह से पैसा उधार मांग रहे हैं। डेजी योंग को वे सभी भिखारियों जैसे लगते हैं और वह उन्हें बेवफा समझने लगता है। तभी यूजिन कहता है कि डेप्ट चुकाने से बचने का एक तरीका अभी भी मौजूद है और अगर डेजी योंग सुनना चाहे तो वह उसे पूरी योजना समझा सकता है। इसी दौरान दूसरी तरफ ह्यून शाम के धुंधलके को देखते हुए खड़ा होता है। तभी सो योन उसके पास पहुंचती है। ह्यून उससे पूछता है कि क्या उसने सभी डेप्ट वापस इकट्ठा कर लिए। सो योंग खुशी से बताती है कि डेजी योंग को छोड़कर बाकी सभी ने पैसा लौटा दिया है। फिर वह उसका धन्यवाद करती है और बताती है कि उसकी माँ दुकान का किराया चुका पाई। वह ये भी कहती है कि मूल रकम से ज्यादा जो पैसा मिला है वह सब वापस कर देगी। ये कहकर वह झुककर उसका आभार व्यक्त करती है, लेकिन ह्यून शांत स्वर में कहता है कि उसने सिर्फ वही वापस लिया है जो उसका हक था। तभी अचानक डेजी योंग आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ वहां पहुंचता है और कहता है कि अभी एक डेप्ट बाकी है। ह्यून पहले सोचता है कि शायद वह पैसा लेकर आया है, लेकिन डेजी योंग मुस्कुराते हुए कहता है कि वह डेप्ट चुकाने नहीं आया। उसे ये जून की बताई हुई बातें याद आती है, खासकर ह्यून की पर्सनल इंफॉर्मेशन से जुड़ी जानकारी। फिर वह एक खतरनाक मुस्कान के साथ ह्यून के सामने एक सौदा रखने की तैयारी करता है। डेजी योंग ने कर्ज चुकाने के बजाय एक अलग ही सौदा पेश किया। उसने कहा कि अगर ह्यून उसका डेट माफ कर दे तो वह उसे बता देगा कि आखिर यी आन ने आत्महत्या क्यों की थी। यह सुनते ही ह्यून कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। शाम के 5 बज चुके थे और तय समय निकल चुका था। डेजी योंग की घबराहट बढ़ने लगी। वह जल्दी जल्दी कहने लगा कि वह सब कुछ बता देगा, लेकिन उससे पहले ही ह्यून ने उसकी गर्दन पकड़ ली और इतनी ताकत से दबाया कि उसका चेहरा लाल पड़ गया। ह्यून ठंडी आवाज में बोला कि अगर उसने पैसा वापस नहीं किया तो वह ऐसी हालत में पहुंच जाएगा जहां उसे नरक भी बेहतर जगह लगेगा। उसी पल ह्यून के दिमाग में बचपन की एक याद गूंज जाती है। वह एक बोट पर खड़ा था और उसके सामने चेयरमैन ने एक ऐसे आदमी को बुरी तरह प्रताड़ित किया था जिसने अपना डेट नहीं चुकाया था। चेयरमैन ने तब उससे कहा था कि यही वह चेहरा है जिसकी आदत उसे डालनी होगी। वर्तमान में लौटते हुए ह्यून की पकड़ और मजबूत हो जाती है। डेजी योंग सांस के लिए तड़पते हुए उससे रुकने की विनती करता है, जबकि पास खड़ी सो योन डर से जड़ हो जाती है। कुछ सेकंड बाद ह्यून उसे छोड़ देता है और डेजी योंग जमीन पर गिर पड़ता है। ह्यून शांत स्वर में कहता है कि उसने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। गुस्से और अपमान से जलते हुए डेजी योंग मन ही मन सोचता है कि ह्यून ऐसा भविष्य कर रहा है जैसे वह हर हाल में डेट वसूल कर ही लेगा। अगले ही दिन जब वह घर लौट रहा होता है तो खुद से बड़बड़ाता है कि उसकी माँ बहुत पहले उसे छोड़ चुकी है और उसका पिता विदेश में बिजनेस के सिलसिले में रहता है। तभी अचानक एक ब्लू शर्ट पहना आदमी
कार से निकलता है, उसके मुंह पर कपड़ा रख देता है और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजीब जगह पाता है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो उसे बताता है कि अगर वह अपना डेट चुकाना चाहता है तो उसे काम करना होगा। यहाँ हर मिनट की कीमत है। चारों तरफ नहर घुमाते ही डे जी योंग को एहसास होता है कि वह समुद्र के बीचों बीच एक फिशिंग बोट पर है। 10 दिन बाद वह उसी बोट पर एक साधारण डेकहैंड की तरह काम कर रहा होता है। शुरुआत में वह इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और बार बार कहता है कि कोई गलती हुई है क्योंकि वह एक स्टूडेंट है। लेकिन एक आदमी उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और कहता है कि इस बोट से निकलने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, ईमानदारी से डेट चुका दो। दूसरा, पुराने मजदूरों से इतनी मार खाओ कि जान निकलने की नौबत आ जाए और फिर काम करके पैसा कमाओ। मजबूर होकर डे जी योंग को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। अपनी जिंदगी में पहली बार वह असली शारीरिक मेहनत करना शुरू करता है। उसे कुछ भी नहीं आता था, इसलिए हर काम उसके लिए मुश्किल था। वरिष्ठ कर्मचारी उसे एक एक चीज सिखाते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर वह जाल संभालना नहीं सीख पाया तो समुद्र की मछलियों का खाना बन जाएगा। चौथे दिन तक वह खुद जाल व्यवस्थित करने लगता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और समुद्र के बीच दिन और रात का फर्क तक धुंधला हो गया था। कुछ समय बाद जब वह स्कूल लौटता है तो उसकी हालत किसी ज़ॉम्बी जैसी लगती है। स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। डे जी योंग राहत की सांस लेता है और सोचता है कि आखिरकार सब खत्म हो गया। वह कसम खाता है कि अब कभी किसी से पैसा उधार नहीं लेगा और उस बोट पर दोबारा कभी नहीं जाएगा। लेकिन तभी ह्यून कहता है कि अगले हफ्ते उसे फिर वापस जाना होगा। यह सुनते ही डे जी योंग चीख पड़ता है। वह कहता है कि उसने 10 दिन तक उस बदबूदार बोट पर जान तोड़ मेहनत की है और डेट चुका दिया है। लेकिन ह्यून उसे बताता है कि उसने अभी तक डेट पूरा नहीं चुकाया। जिस पल वह बोट पर गया था उसी पल वह पेमेंट मिस कर चुका था। उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता रहा और बोट पर रहने के दौरान भी इंटरेस्ट जुनता रहा। अब कुल रकम लगभग 30 लाख वॉन तक पहुंच चुकी है। बोट पर रोज की मजदूरी 1,70,000 वॉन थी, लेकिन अप्रेंटिस होने के कारण उसमें से 70,000 काट लिए गए। हिसाब लगाने पर पता चलता है कि अभी भी उसके ऊपर करीब 15 लाख वॉन बाकी है। डे जी योंग गुस्से से चिल्लाता है कि सिर्फ 500 उधार लेने पर यह तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लेकिन ह्यून उसे याद दिलाता है कि उसने उसके लिए नौकरी तक ढूंढी थी, वरना इंटरेस्ट और भी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता। ये सुनकर डे जी योंग पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। जाते जाते ह्यून उसे अगले हफ्ते की तैयारी करने को कहता है और ये भी बताता है कि स्कूल अटेंडेंस की चिंता ना करे क्योंकि इसे फील्ड प्लेसमेंट के रूप में दर्ज कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में ब्लैक हेड आदमी वो इंटरिम रिपोर्ट लेकर पहुंचता है जिसकी मांग योन ने की थी। जांच के लिए 3 अलग अलग एजेंसीज को लगाया गया था क्योंकि टारगेट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब तक क्लास 3-2 के 20 में से 10 स्टूडेंट्स की जांच पूरी हो चुकी थी। योन उनसे किसी असामान्यता के बारे में पूछता है, लेकिन आदमी बताता है कि यही बात एजेंसीज को भी अजीब लग रही है। उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पूरी क्लास असामान्य रूप से साफ दिखाई दे रही थी, खासकर तब जब जांच का आदेश ह्यून जैसे व्यक्ति ने दिया हो। इन्वेस्टिगेशन रोल नंबर के क्रम में आगे बढ़ रही थी और अब ये जिन की बारी आने वाली थी। तभी योन को डे जियोन का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे पैसा लेने आने के लिए कहता है। डे जियोन एक मॉल के अंदर उसका इंतजार कर रहा होता है। ये जिन ने उसे पहले ही बता दिया था कि ह्यून यी आन का बड़ा भाई है। दोनों ने मिलकर ह्यून के लिए एक जाल तैयार किया था क्योंकि डे जियोन अपनी बर्बाद हुई जिंदगी का जिम्मेदार उसी को मानता था। जब ह्यून वहां पहुंचता है तो कहता है कि इस बार वो पैसा लेने आया है। डे जियोन सीधे उसके मुंह पर कह देता है कि उसे पता है वो एक लोन शार्क है। लेकिन ह्यून को इसमें कोई हैरानी नहीं होती, बल्कि वो सोचता है कि डे जियोन उसकी उम्मीद से ज्यादा साहसी निकला। आसपास मौजूद लोगों की संख्या देखकर उसे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। डे जियोन अपने आदमियों को बाहर आने का आदेश देता है और 2 शर्तें रखता है। पहली, उसका पूरा डेट खत्म किया जाए। दूसरी, ह्यून स्कूल छोड़ दे, बदले में वो उसे सही सलामत जाने देगा। लेकिन ह्यून उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछता है कि ये योजना किसकी थी, क्योंकि डे जियोन अकेले इतना सब सोच ही नहीं सकता। डे जियोन जवाब देने के बजाय अपने लोगों को हमला करने का आदेश देता है। तभी पीछे से एक आदमी हमला करता है, लेकिन ह्यून आसानी से बचकर जवाबी हमला कर देता है। डे जियोन की घबराहट बढ़ने लगती है। ह्यून फिर पूछता है कि इसके पीछे कौन है और इस बार एक आदमी को पकड़कर शीशे में दे मारता है। फिर चेतावनी देता है कि ये आखिरी बार है जब वो पूछ रहा है। उसके बाद सारे गुंडे एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अकेला होने के बावजूद
ह्यून एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है। एक आदमी आयरन रॉड लेकर हमला करता है, मगर ह्यून उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर दे मारता है। बाकी लोग सोचते हैं कि बिना हथियार वाले एक चश्मा पहने आदमी से वे हार नहीं सकते, लेकिन उनकी सोच अगले ही पल टूट जाती है। ह्यून एक खिलौना उठाकर फेंकता है, जिससे एक आदमी लड़खड़ाकर सीधे डेजियन के सामने गिर जाता है। डेजियन अविश्वास से यह सब देखता रहता है। कुछ ही मिनटों में उसके लगभग सभी आदमी जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचते हैं और वे भी बुरी तरह हार जाते हैं। चारों तरफ फैली खामोशी के बीच ह्यून आराम से अपनी शर्ट ठीक करता है और कहता है कि अब सारे परेशानी पैदा करने वाले लोग रास्ते से हट चुके हैं। डेजियन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डर और घबराहट में उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसी तरह उठकर वो वहां से भाग निकलता है। उसे जाते हुए देखकर ह्यून शांत आवाज में कहता है कि बहुत जल्द उसे समझ आ जाएगा कि एक बार सच्चाई की रोशनी देख लेने के बाद इस दुनिया में छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचती। दूसरी तरफ भागते हुए डेजियन तुरंत ये जिन को फोन करता है। घबराई हुई आवाज में बताता है कि जिन लोगों को उसने पैसे देकर बुलाया था वे सभी बुरी तरह हार गए और वह खुद मुश्किल से जान बचाकर निकल पाया है। वो उससे मदद मांगता है, लेकिन ये जिन बिना किसी भावना के कहता है कि पहले 50 लाख वॉन उसके खाते में जमा करो। ये सुनकर डेजियन पूरी तरह चुप हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या कहे। ये जिन बताता है कि वो उन लोगों को बुलाने की फीस थी। डेजियन को तब एहसास होता है कि ये जिन उसकी मदद कर तो रहा था, लेकिन फ्री में नहीं। वो हर चीज का हिसाब रखता है। ये जिन कहता है कि इतने सारे लोगों को इस्तेमाल करना सस्ता नहीं होता, लेकिन डेजियन पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था और उसके पास एक भी वो नहीं बचा था। तभी कुछ लड़के वहां पहुंचते हैं और ये जिन उसे उनके साथ जाने को कहता है। घबराया हुआ डेजियन उनकी बातें सुनता है। ये जिन कहता है कि वो उसे एक अच्छा जॉब दिलाएगा ताकि वो अपना डेब्ट चुका सके। असल में उसने सोचा था कि वो सिर्फ थोड़ा सा दबाव बनाएगा, लेकिन मामला एक ऐसे आदमी से टकराने का बन गया जिसने अकेले ही 10 से ज्यादा लोगों को गिरा दिया। उधर मॉल के पास पड़े सभी आदमी दर्द से कराह रहे थे। कुछ अभी भी बेहोश थे। उनमें से एक किसी तरह उठने की कोशिश करता है और बड़बड़ाते हुए कहता है कि लोग उसे टीचर कहते हैं, लेकिन वो किसी टीचर जैसा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। तभी वहां एक लंबा बालों वाला आदमी पहुंचता है और गुस्से में कहता है कि वो बस कुछ मिनट के लिए बाहर गया था और इतने कम समय में ये सब हो गया। घायल लोग उससे पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि वे यहाँ हैं। वो जवाब देता है कि एक टीम लीडर को हमेशा पता होता है कि उसके लोग कहाँ हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना खूनी हो जाएगा। फिर वो उनसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। वे बताते हैं कि उन्हें साइड जॉब के तौर पर एक टीचर को संभालने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उल्टा वही अकेला उन सब पर भारी पड़ गया। ऊपर से उन्हें सिर्फ 5 लाख वॉन मिले थे। ये सुनकर लंबे बालों वाला आदमी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके अनुसार इतनी छोटी रकम के लिए काम लेना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब उनकी पूरी रेपुटेशन खराब हो चुकी थी। एक साधारण टीचर ने उनके पूरे ग्रुप को धूल चटा दी थी। वो सभी को चेतावनी देता है कि अगर इस घटना की खबर बाहर निकली तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। इसके बाद वो उस टीचर का नाम पूछता है और जवाब मिलता है किम सांगन। कुछ समय बाद जब ह्यून अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो वह सबसे छोटे लड़के से कहता है कि अब नीचे उतर जाओ, लेकिन वो हंसते हुए जवाब देता है कि उसे अभी कागजी काम में मदद करनी चाहिए क्योंकि वो अभी भी आधा अधूरा लोन शार्क है और अकेले कलेक्शन पर जाने लायक नहीं बना। फिर वो उत्साह से कहता है कि वो जल्द से जल्द ह्यून जैसा बनना चाहता है, कोरिया का नंबर 1 लोन शार्क। कपड़े बदलते हुए ह्यून उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान देता है और कहता है कि लोन शार्क्स इस दुनिया का कचरा होते हैं, ऐसे लोग जो इंसानी जान से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं, ऐसे राक्षस जो मजबूर लोगों को पकड़कर सीधे नरक की ओर धकेल देते हैं, और उन सभी राक्षसों में वो खुद सबसे ऊपर है। फिर वो पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा बनना चाहता है। सबसे छोटा लड़का कुछ देर सोचता है और कहता है कि हाँ, ये काम गंदा है, लेकिन ह्यून वैसा इंसान नहीं है जैसा वो खुद को बताता है। उसने सुना था कि ह्यून ने अपनी छोटी बहन के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और उसकी खातिर खुद इस अंधेरी दुनिया में कदम रखा था। अगर ह्यून खुद को कचरा कहता है तो उसे भी कचरा बनने में कोई परेशानी नहीं। इतना कहते हुए उसे अपना अतीत याद आता है, जब वो अपनी किसी प्रिय व्यक्ति की सर्जरी के पैसे जुटाने के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था और बदले में कुछ भी करने को तैयार था। उसकी बात सुनकर ह्यून कहता है कि कल से वो अकेले कलेक्शन पर जाएगा और जो रकम वसूल करेगा उसका 10% उसे रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। ये सुनकर वो खुशी से भर जाता है, लेकिन ह्यून तुरंत जोड़ता है कि जैसे ही वो सर्जरी के लिए लिया गया अपना कर्जा चुका देगा उसे यह लोन शार्क वाला काम छोड़ना होगा। लड़का मुस्कुराकर हामी भरता है और कहता है कि वो पूरी मेहनत करेगा ताकि जल्द से जल्द इस दुनिया से निकल सके। दूसरी तरफ सड़क पर चलते हुए ह्यून सोच रहा था
कि डे ग्यॉन के पीछे कोई और भी है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने लोगों को हायर कर सके। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने डे ग्यॉन को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था ताकि उसकी ताकत को परखा जा सके। उसे यह बात भी समझ नहीं आ रही थी कि वे लोग उसे स्कूल छोड़ने के लिए इतना मजबूर क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर एक कारण उसके दिमाग में आता है, शायद वे नहीं चाहते कि वो यी आन की मौत की सच्चाई तक पहुंचे। अगर यही वजह है तो इसका मतलब साफ था, वो जितना सच्चाई के करीब जाएगा असली दोषियों को उतना ही सामने आना पड़ेगा। इसी सोच के साथ वो वापस लौटता है क्योंकि वो अपनी टाई वहीं भूल गया था। दूसरी तरफ सबसे छोटा लड़का बेहद खुश था क्योंकि अब उसे अकेले कलेक्शन पर जाने का मौका मिलने वाला था। खुद को खतरनाक दिखाने के लिए उसने टीम लीडर की तरह चश्मा भी पहन लिया था। तभी उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई देती है। वो समझता है कि ह्यून वापस आया है और मजाक में कहता है कि सिर्फ टाई लेने के लिए लौटने की क्या जरूरत थी, फोन कर देते तो भी काम चल जाता। लेकिन अगले ही पल ह्यून अंदर आता है और पूछता है कि वो अभी तक गया क्यों नहीं। तभी उसकी नजर उस लड़के पर पड़ती है जिसकी हालत बेहद खराब थी। ह्यून तुरंत उसकी नब्ज जांचता है और घावों को देखकर समझ जाता है कि हमला ना तो चाकू से हुआ है और ना ही नंगे हाथों से। घाव साफ बता रहे थे कि किसी भारी और कुंद हथियार का इस्तेमाल किया गया है। तभी पीछे से अचानक एक आदमी हमला करता है, लेकिन ह्यून फुर्ती से बच जाता है और हमलावर को पहचान लेता है। वो था टीम लीडर चोय ओचिल। ह्यून कहता है कि बिना वजह उनकी कंपनी के लोगों पर हमला करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन चोय ओचिल जवाब देता है कि शुरुआत ह्यून ने की थी, उसी ने उनके लोगों को पिकिंग मशीन में ठूस दिया था। तब ह्यून को पता चलता है कि वे लोग गुड कैपिटल से जुड़े हुए हैं। उसे तुरंत चेयरमैन की चेतावनी याद आती है कि यह इसका निजी मामला है और इसमें कंपनी को नहीं घसीटना चाहिए। मामला परेशान करने वाला था, लेकिन अब उसे खुद ही इसे सुलझाना था क्योंकि चोय ओचिल के पास उससे नाराज होने की पूरी वजह मौजूद थी। चोय ओचिल कहता है कि अगर ह्यून यह सब समझता है तो फिर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ह्यून मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसे गिराने की सोचते ही वो दौड़ता हुआ यहां तक आ गया। इतने सालों बाद यह मौका मिला है। चोय ओचिल भी कहता है कि वो खुद भी इस पल का इंतजार कर रहा था। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और माहौल में ऐसा तनाव भर जाता है जैसे किसी भी पल विस्फोट होने वाला हो। तभी ह्यून के दिमाग में अतीत की यादें लौट आती हैं। एक समय चोय ओचिल ने उससे कहा था कि वो किसी डरावनी चीज में बदलता जा रहा है। उस समय ह्यून रस्सियों से बंधा हुआ था और चोय समझा रहा था कि जो लोग डेप्ट नहीं चुकाते वे तभी भुगतान करते हैं जब उन्हें लगता है कि अगर नहीं किया तो वे मर जाएंगे। उसने कहा था कि ह्यून भी पहले ऐसा ही था, अपने पिता का डेप्ट चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार क्योंकि उसे मौत से डर लगता था। लेकिन बाद में वो अलग बन गया। अब वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन के लिए डरता था। उसी दौरान चोय ने एक हैमर निकाला और उसकी एक पसली तोड़ दी थी। वर्तमान में लौटते हुए चोय व्यंग्य से कहता है कि कभी सड़क के गुंडे जैसे दिखने वाले ह्यून ने अब टीम लीडर का बैज पहन लिया है। वो उसे परखने के लिए हमला करता है, लेकिन ह्यून उसकी हर चोट से आसानी से बच जाता है। चोय उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि ह्यून इस लड़ाई को बड़ा रूप नहीं देना चाहता, इसलिए वो एक शर्त रखता है। वो कहता है कि ह्यून अपना सिर जमीन पर मारकर माफी मांग ले तो मामला यही खत्म हो जाएगा। लेकिन ह्यून साफ इनकार कर देता है और कहता है कि पहले हमला उसके लोगों ने किया था, ऊपर से उन्होंने उसके एक साथी को कोमा जैसी हालत में पहुंचा दिया। यह सुनकर चोय का गुस्सा भड़क उठता है। वो फिर से हमला करते हुए चिल्लाता है कि ह्यून हमेशा बूढ़े आदमी के आदेश मानता था लेकिन कभी उसकी बात नहीं सुनता था। ट्रॉय को लगा कि ह्यून को सबक सिखाने का इससे बेहतर मौका उसे कभी नहीं मिलेगा। उसके अनुसार जो आदमी उसके आदेशों की अवहेलना करे उसे परिणाम भी भुगतने चाहिए। लेकिन उसी समय ह्यून की नजर सबसे छोटे लड़के पर पड़ती है और वो तुरंत समझ जाता है कि अगर उसे जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ ट्रॉ ओचिल लगातार उस पर हमला करते हुए कहता है कि उसका ध्यान कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ उसी पर होना चाहिए। ह्यून जवाबी हमला करता है लेकिन ट्रॉय आसानी से बच जाता है और कहता है कि किसी ब्लंट वेपन वाले दुश्मन से लड़ते समय मौका दिखते ही जोखिम उठाकर अंदर घुसना पड़ता है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि ह्यून बिल्कुल उसी तरह लड़ रहा है जैसे उसने उसे सिखाया था, लेकिन समस्या ये थी कि ये सारी तरकीबें उसी इंसान के सामने इस्तेमाल की जा रही थी जिसने उसे खुद सिखाया था। ट्रॉय आगे कहता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी ह्यून की आंखों में उसके लिए
असली नफरत साफ दिखाई देती है। इस पर ह्यून शांत स्वर में जवाब देता है कि ये जानकर अच्छा लगा, क्योंकि वह भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता है। अगले ही पल ह्यून जानबूझकर एक वार से बचता है, ट्रॉय की कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर जोरदार पंच मार देता है। ट्रॉय को लगता है कि ह्यून उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह उसकी हर चाल पहले से पढ़ सकता है, लेकिन ह्यून एक और पंच मारते हुए कहता है कि ट्रॉय ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आदेश दिए हैं, ऐसे आदेश जिन्हें वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। वो उस घटना को याद करता है जब ट्रॉय ने एक ऐसी महिला के बच्चे का अपहरण करने का आदेश दिया था जिसने डेट की पेमेंट समय पर नहीं की थी। फिर एक और पंच पड़ता है। ह्यून उस आदेश को याद करता है जिसमें दुकानों को आग लगाने के लिए कहा गया था ताकि लोग मजबूरी में डेट लेने पर मजबूर हो जाएं। फिर एक और बार उसे याद आता है कि ट्रॉय लोगों की बेबसी और टूटन देखकर आनंद लेता था और यही बात उसे सबसे ज्यादा घृणित लगती थी। ट्रॉय ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिस लड़के को उसने कभी तैयार किया था वही आज उसकी तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा है। वो गुस्से में कहता है कि ह्यून खुद भी उससे अलग नहीं है, दोनों एक जैसे कचरे हैं। ह्यून इस बात से इनकार नहीं करता। वो कहता है कि हाँ, वह भी इस गंदी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन कम से कम उसे इस काम में आनंद नहीं आता। वो कहता है कि ट्रॉय से दोबारा मिलकर अच्छा लगा, लेकिन सबसे छोटे लड़के की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ और नहीं रुक सकता। ये सुनकर ट्रॉय कहता है कि अगर आज उसने उसे जाने दिया तो ये मामला कभी खत्म नहीं होगा। अगर सच में वह इस अध्याय को दफनाना चाहता है तो उसे अभी यही मार देना चाहिए। एक लोन शार्क होने के नाते ट्रॉय अच्छी तरह जानता था कि डेट का असली मतलब क्या होता है, लेकिन वहां से जाते हुए ह्यून सिर्फ इतना कहता है कि इस पल से ट्रॉय उस पर अपनी जान का डेट चढ़ा चुका है। जिस दिन ट्रॉय आज की घटना किसी को बताएगा वही उस डेट की पेमेंट की तारीख होगी। वो उसे चेतावनी देता है कि आगे से आज जैसी भावनात्मक हरकतें ना करें और फिर वहां से निकल जाता है। ट्रॉय कुछ सेकंड्स तक वही खड़ा रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ह्यून इतना खतरनाक और चालाक लोन शार्क बन चुका है। फिर वो अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ ह्यून सबसे छोटे लड़के को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। कुछ समय बाद वो लड़का पूरी तरह होश में आ जाता है। ह्यून उसे आराम करने के लिए कहता है। लड़का पूछता है कि ट्रॉय का क्या हुआ। तब ह्यून बताता है कि ट्रॉय उसके रोकी दिनों का टीम लीडर था और अब एक दूसरी कंपनी में काम करता है। असल में वो ह्यून तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबसे छोटा लड़का बस गलत समय पर गलत जगह मौजूद था। इसके बाद ह्यून उससे पूछता है कि वो इतनी देर रात तक घर क्यों नहीं गया था। लड़का बताता है कि वो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स व्यवस्थित कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब स्टूडेंट पर पड़ी और उसे महसूस हुआ कि वो सामान्य स्टूडेंट नहीं है। अगले दिन स्कूल में अटेंडेंस लेते समय ह्यून एक नाम पुकारता है, एओमिएचिन, और जवाब आता है प्रेजेंट। यह नाम सुनते ही ह्यून को सबसे छोटे लड़के की बात याद आ जाती है। उसने बताया था कि जिन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बैकग्राउंड चेक के लिए रखा गया था उनमें से कई ने एक खास स्टूडेंट की जांच करने से इनकार कर दिया था, और ऐसा तभी होता है जब टारगेट बेहद खतरनाक हो। वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि एओमिएचिन था। ह्यून को यकीन हो जाता है कि इस लड़के के अंदर कोई ना कोई गहरा रहस्य जरूर छिपा है। कुछ देर बाद लाइब्रेरी के पास ह्यून ये जिन की फोटो देख रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात सोयोन से होती है। वो सबसे पहले उसकी बहन के अंतिम संस्कार में आने के लिए उसका धन्यवाद करता है और फिर पूछता है कि क्या ह्यून ने अपना डेट चुका दिया। घबराई हुई सोयोन कहती है कि अभी तक नहीं। इस पर ह्यून कहता है कि वो जल्द ही उससे पूरा पैसा वसूल लेगा, लेकिन सोयोन जवाब देती है कि बाकी लड़कों से उसे जितना पैसा मिला है वो उसके लिए काफी है, बल्कि उसे ये सोचकर अजीब लग रहा है कि उसे मूल रकम से ज्यादा पैसा मिला। ह्यून समझाता है कि ज्यादा पैसा लेना गलत नहीं है क्योंकि वही इंटरेस्ट है। वो रिस्क प्रीमियम है जो इस संभावना के लिए लिया जाता है कि पैसा कभी वापस ना मिले, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कीमत भी है क्योंकि पैसा उधार देने के दौरान उसका इस्तेमाल किसी और काम में नहीं किया जा सकता था। सोयोन माफी मांगती है, लेकिन ह्यून उससे पूछता है कि उस पैसे को उधार देने के कारण उसे क्या नुकसान हुआ। उसकी माँ को शायद पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और खुद सोयोन डर और अपराध बोध में जीती रही, इसलिए उसे इंटरेस्ट लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उस दर्द की भरपाई है जिसे उसने झेला है। ये सब सुनकर सोयोन थोड़ा शर्माती है और महसूस करती है कि ह्यून से बात करना आसान नहीं है। फिर भी वो कहती है कि उसे पर्याप्त कॉम्पेंसेशन मिल चुका है और जब तक टीचर उसके साथ है तब तक कोई उसे फिर से बुली नहीं करेगा। धीरे धीरे वो ये मानने लगती है कि ह्यून उतना बुरा इंसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। ह्यून वहां से जाते हुए कहता है कि अगर कभी उसका मन बदले तो वो कलेक्शन में उसकी मदद करेगा। इसके बाद ह्यून तय करता है कि अब असली शिकार शुरू करने का समय आ गया है और उसे पता लगाना होगा कि किन लोगों ने अभी तक अपने डेप्ट नहीं चुकाए हैं। कुछ देर बाद काउंसलिंग ऑफिस में ये जिन पहुंचता है और पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया है। ह्यून बताता है कि हाल की दुखद घटना के बाद
ये मेंटल हेल्थ इंटरव्यू का हिस्सा है और उसने सोचा कि शुरुआत उसी से करनी चाहिए। वो पूछता है कि घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद क्या उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर पड़ा। ये जिन कहता है कि शुरुआत में मुश्किल हुई थी लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। ये जवाब ह्यून को अजीब लगता है क्योंकि उस भयावह घटना को देखने वाले बाकी सभी स्टूडेंट्स साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, जबकि ये जिन पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहा था। ये जिन कहता है कि उसके लिए ठीक रहना ही बेहतर है। फिर वो मुस्कुराते हुए जोड़ता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ह्यून चाहता है कि वो ठीक ना हो। वो क्लास प्रेसिडेंट है और अगर वो खुद उदास दिखेगा तो बाकी स्टूडेंट्स पर भी असर पड़ेगा, इसलिए वो और भी ज्यादा सामान्य बनने की कोशिश कर रहा है। फिर मजाकिया अंदाज में कहता है कि काउंसलिंग लॉग में लिख दिया जाए कि वह संघर्ष कर रहा है लेकिन अच्छी तरह संभल भी रहा है। इसके बाद ह्यून बिना घुमाए सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि उसे यकीन है कि किम यियान के साथ जो हुआ उसकी जड़ क्लास 3-2 के अंदर ही छिपी है और वो ये जिन पर भी शक करता है। वो कहता है कि अगर अपराधी सच में इसी क्लास में है तो उसे ढूंढना ही होगा। इतना कहकर वो ये जिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जिसने यियान को मौत की तरफ धकेला है उसे खोजने में उसकी मदद करे। ये जिन विनम्रता से झुकता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन ह्यून उसे रोककर कहता है कि आगे उन्हें बहुत बार मिलना पड़ेगा और वो उसके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। ये सुनकर ये जिन के चेहरे पर घृणा की झलक दिखाई देती है। बाहर निकलते समय उसके दिमाग में वो पल घूम जाता है जब यियान ने छलांग लगाई थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस याद से उसे दुख नहीं बल्कि आनंद महसूस होता था। दूसरी तरफ ह्यून उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। उसने नोटिस किया कि ये जिन के हाथों में जरा सी भी कंपी नहीं थी, जबकि सच में दुखी और टूटे हुए लोगों के हाथ कभी इतने स्थिर नहीं होते। ह्यून अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि ये जिन अपने असली चेहरे के ऊपर एक मुखौटा पहने हुए है और बहुत जल्द वह उस मुखौटे को नोचकर उसके पीछे छिपे असली इंसान को सबके सामने ले आएगा। आखिरकार ये आन ने उन लोगों को जिन्होंने उसे मौत की ओर ढकेला था घिनौने शैतान कहा था और ह्यून ने तय कर लिया था कि उन शैतानों को वह किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेगा। ह्यून अभी तक यह नहीं जानता था कि ये आन को मौत की तरफ ढकेलने वाले कितने लोग थे, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे वे जितने भी हो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। बिना दया दिखाए उन सभी को एक एक करके उसी अंधेरे में घसीटेगा जहां उन्होंने उसकी बहन को पहुंचाया था। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। वे एक हाई स्कूल लड़की के बारे में चर्चा कर रहे थे जो लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसा कमा रही थी। वह अजीब तरह से नाचती थी और व्यूअर्स से इतनी डोनेशंस बटोर लेती थी जैसे कोई वैक्यूम सब कुछ खींच लेता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसका स्ट्रीम नेम यियान था। एक लड़का कहता है कि किसी मर चुकी इंसान का नाम इस्तेमाल करना बेहद डरावना है। दूसरा जवाब देता है कि वह यह नाम तब से इस्तेमाल कर रही थी जब असली यियान अभी जिंदा थी। पहला लड़का कहता है कि अगर वह नाम बदल दे तो उसके सारे व्यूअर्स भाग जाएंगे, लेकिन अगर उसने जानबूझकर यह नाम चुना है तो वह सचमुच एक शैतान है। दूसरी तरफ स्ट्रीम पर डोनेशंस लगातार बरस रही थी और व्यूअर्स उन्हें नाचते हुए देखने के लिए पैसे भरनाते जा रहे थे। चैनल के प्रोड्यूसर्स खुश थे क्योंकि होंग एरोम उनकी सबसे कमाऊ स्ट्रीमर बन चुकी थी। जितनी ज्यादा डोनेशंस आती उतनी ही उनकी कमाई बढ़ती। ह्यून ने उसके रिकॉर्ड्स देखे। उसकी पढ़ाई बहुत खराब थी और ग्रेड्स सबसे नीचे थे, लेकिन क्लासमेट्स के साथ उसके संबंध अच्छे थे, जिससे यह समझ आता था कि वह अक्सर क्लास में सोती क्यों रहती थी। तभी ब्लू शर्ट वाला आदमी वहां पहुंचता है और देखता है कि ह्यून ब्रॉडकास्ट रैंकिंग्स देख रहा है। ह्यून उससे पूछता है कि वह अभी तक घर क्यों नहीं गया। वह जवाब देता है कि सबसे छोटा लड़का हॉस्पिटल में है, इसलिए वह उसका काम भी संभाल रहा है। फिर वह स्ट्रीमिंग सिस्टम के बारे में बताता है कि फीमेल स्ट्रीमर्स को डोनेशंस के आधार पर रैंक किया जाता है। स्क्रीन के नीचे दिखाई देने वाली टेबल में उनकी कमाई और प्लेटफॉर्म पर उनकी पोजीशन दर्ज होती है और यही रैंकिंग उनकी पूरी हैसियत तय करती है। वह बताता है कि कुछ रैंकिंग रूम्स में नीचे रैंक वालों को सिर्फ बेकार नहीं बल्कि इंसान तक नहीं समझा जाता। ये पूरा सिस्टम बेहद क्रूर है क्योंकि कंपटीशन इतना खतरनाक है कि कई स्ट्रीमर्स ज्यादा डोनेशंस पाने के लिए व्यूअर्स की लगभग हर मांग पूरी करने लगती है। ये सुनकर ह्यून पूछता है कि अगर वह पैसा दे तो क्या एरोम उसके सवालों का जवाब देगी। ब्लू शर्ट वाला आदमी सोचता है कि शायद ह्यून भी उस स्ट्रीमर पर फिदा हो गया है, लेकिन अगले ही पल वह और स्ट्रीम देख रहे सभी लोग हैरान रह जाते हैं जब ह्यून 10,000 हार्ट्स डोनेट कर देता है। एरोम मजाक में कहती है कि वह उससे शादी का प्रस्ताव नहीं मांग सकता, लेकिन ह्यून फिर से 10,000 हार्ट्स भेजता है और पूछता है कि यियान नाम का मतलब क्या है। लालच में डूबी एरोम कहती है कि अगर और डोनेशंस मिले तो वह जवाब देगी। प्रोड्यूसर उसे जवाब देने के लिए कहता है, तब वह बताती है कि यियान एक डॉल का नाम था जिसके साथ वह बचपन में खेलती थी और उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन वह डॉल पूरी तरह टूट चुकी है। ह्यून तीसरी बार 10,000 हार्ट्स भेजता है। इतनी बड़ी रकम देखकर सभी दंग रह जाते हैं, लेकिन मैसेज पढ़ते ही एरोम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ह्यून लिखता है कि होंग एरोम ने यह नाम उधार लिया है और अब उसे यह डेट
चुकाना होगा। ये सुनते ही एरम को 1 महीने पहले की घटना याद आ जाती है। स्कूल में उसकी डेस्कमेट उसके महंगे बैग को देखकर हैरान रह गई थी। एरम ने गर्व से बताया था कि यह नया मॉडल है। जब उसकी सहेली ने पूछा कि क्या उसके माता पिता ने खरीदा है, तो एरम ने हंसकर कहा था कि उसके माता पिता इतने अमीर नहीं है, उसने यह अपने कमाए हुए पैसों से खरीदा है। सहेली उत्साहित होकर पूछती है कि वह भी ऐसा काम करना चाहती है। तब एरम उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है। वही प्रस्ताव उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। शुरुआत में उसे लगा था कि यह सिर्फ एसएनएस या एसएनएस की माननी होगी, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग जैसा साधारण काम होगा। उसे समझ आता था कि कैमरा के सामने अच्छा दिखना जरूरी है, लेकिन जल्द ही वह नोटिस करती है कि मेकअप और क्लोथ्स बेहद महंगे हैं और पूरा शो एक रैंकिंग स्ट्रीम है। यहाँ नियम बहुत आसान था। व्यूअर्स डोनेशंस भेजते और स्ट्रीमर्स उसी के अनुसार रिएक्शंस देते। जितनी बड़ी डोनेशन उतनी बड़ी रिएक्शन। शुरुआत में वह असहज महसूस करती है, लेकिन असली समस्या कुछ और थी। सबसे डरावनी चीज वो रैंकिंग सिस्टम था जो हर किसी की कीमत डोनेशन से तय करता था। सेटलमेंट मनी और स्टेटस दोनों रैंकिंग पर निर्भर थे, इसलिए वह इस माहौल में फिट नहीं हो पा रही थी। एक दिन रेस्ट रूम में प्रोड्यूसर उसे डांटता है। वह सफाई देती है कि ये उसका पहला दिन था, लेकिन प्रोड्यूसर कहता है कि उसने पैसे कमाने के लिए स्ट्रीम शुरू की है, नुकसान उठाने के लिए नहीं, और उसकी वजह से उस दिन पूरा शो घाटे में चला गया। लड़की कहती है कि उसे काफी हार्ट्स मिले थे, लेकिन प्रोड्यूसर जवाब देता है कि उसे एरम की वजह से शामिल किया गया था, इसलिए भुगतान करना पड़ेगा। लड़की माफी मांगती है। बाद में उसके खाते में कुछ पैसे भेज दिए जाते हैं। वह सोचती है कि वह दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही पैसा अकाउंट में आता है उसका फैसला बदल जाता है। वह सोचती है कि बस एक बार और कोशिश करेगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह पैसा कितना खतरनाक है। धीरे धीरे वह उसी दुनिया में फंसती चली जाती है। फिर एक दिन किसी व्यूअर ने 1000 हार्ट्स भेजकर सवाल पूछा। उसी समय उसे एहसास हुआ कि एरम का निकनेम और उनकी टीचर के नाम का मेल कोई संयोग नहीं था, और शायद अब वह खुद एरम की अगली डॉल बनने वाली थी। वह तुरंत ये काम छोड़ना चाहती थी, लेकिन एरम उसे रोक देती है और कहती है कि अब वह नहीं जा सकती क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा डेट चढ़ चुका है। लड़की हैरान होकर पूछती है कि कौन सा डेट। तब एरम समझाती है कि जब वह पहले रैंकिंग में ऊपर पहुंची थी तब प्रोड्यूसर्स ने उसे जो पैसा दिया था वो गिफ्ट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट था, ताकि वह और बड़ी स्ट्रीमर बन सके। ये सुनते ही लड़की गुस्से में खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि उसे कभी ये बात नहीं बताई गई। लेकिन एरम धीरे धीरे उसके करीब आती है और पूछती है कि क्या उसे याद नहीं कि उनकी होमरूम टीचर के साथ क्या हुआ था जब उसने अपना गुस्सा खो दिया था। उसकी आवाज अचानक बेहद डरावनी हो जाती है। वह कहती है कि अगर लड़की स्ट्रीम नहीं करेगी तो उसके पास डेट चुकाने का कोई तरीका नहीं बचेगा। फिर वह उसे जोर से धक्का देती है और ठंडी भयावह आवाज में कहती है कि चिंता मत करो, वह उसे बहुत जल्दी ये डेट चुकाने में मदद कर देगी। एरम ने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान अचानक घोषणा कर दी कि हुई यॉन ने अपने व्यूअर्स के लिए एक खास मील डेट तैयार की है। जो भी उसे सबसे ज्यादा हार्ट्स डोनेट करेगा उसे हुई यॉन के साथ मील डेट का टिकट मिलेगा। हुई यॉन को समझ ही नहीं आया कि मील डेट आखिर होता क्या है, लेकिन व्यूअर्स की प्रतिक्रिया विस्फोटक थी। चैट मैसेजेस और डोनेशंस की बाढ़ आ गई। एरम मुस्कुराते हुए उसे समझाती है कि इसमें कुछ खास नहीं, बस कॉफी पीनी होती है और साथ बैठकर खाना खाना होता है। हुई यॉन हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि लोग सिर्फ इतना करने के लिए इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन एरम के दबाव में आकर वह मील डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह तय जगह पर पहुंचती है तो उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि वहां चारों तरफ बार्स और मोटल्स ही दिखाई दे रहे थे। तभी पीछे से उसका मील डेट पार्टनर उसे आवाज देता है। उसे देखते ही हुई यॉन को अजीब और खतरनाक एहसास होता है। वह आदमी मुस्कुराकर कहता है कि उसने रूम बुक कर लिया है और पोर्क कॉम्बो भी ऑर्डर कर दिया है। ये सुनकर हुई यॉन घबरा जाती है और कहती है कि वह वहां खाना नहीं खाना चाहती, लेकिन वह आदमी शिकायत भरे लहजे में बताता है कि उससे मिलने के लिए उसने क्रेडिट लोन तक लिया है और अपनी माँ के वॉलेट तक से पैसे निकाल लिए हैं। हुई यॉन कहती है कि उन्हें सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलना था, लेकिन आदमी अचानक गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो धमकी देता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो स्ट्रीम और उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देगा। फिर कहता है कि अगर वो पैसा वापस नहीं कर सकती तो कम से कम उसके साथ पोर्क कॉम्बो खाए। किसी तरह वो मुलाकात खत्म होती है और बाद में हुई यॉन एरम से पूछती है कि उसने पहले ये सब क्यों नहीं बताया। वो बताती है कि वहां जाकर वो एक निवाला तक नहीं खा पाई क्योंकि उसका मील पार्टनर बेहद गंदा और डरावना था। लेकिन एरम को उसकी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि जब तक पैसा आ रहा है तब तक बाकी सब मायने नहीं रखता। उल्टा वो उम्मीद करती है कि हुई यॉन उसका धन्यवाद करे, क्योंकि अगर वही न होती तो हुई यॉन होस्ट का पैसा
कभी नहीं चुका पाती। ये सुनकर हुई योन पूरी तरह उलझ जाती है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो किसी लोन में फंस चुकी है। तभी एरुम अचानक उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है कि उसके जैसी लड़की के पास पैसा लौटाने का और कोई तरीका नहीं है। एक कन्वीनियंस स्टोर में पूरा महीना काम करके जितना कमाया जाता है उतना एक मील डेट में मिल सकता है। फिर वो आदेश देती है कि अब से उसे लगातार मील डेट्स करनी होंगी। इतना कहकर उसे धक्का देकर दूर फेंक देती है। जाते जाते वो कहती है कि मेकअप ठीक कर लो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला है। उस दिन के बाद हुई योन को महसूस होने लगता है कि वो होंग एरोम नाम की एक क्रूर शैतान के जाल में फंस चुकी है और वहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। कुछ देर बाद दो आदमी वहां आते हैं और ब्रॉडकास्ट अर्निंग्स के बारे में बात करने लगते हैं। वे हुई योन को अकेले बैठा देखकर पूछते हैं कि ब्रॉडकास्ट टाइम होने के बावजूद वो यहाँ क्या कर रही है। उनमें से एक रैंकिंग मैनेजर किम तैग्युन था और दूसरा ब्रॉडकास्ट जनरल ली हुनचोल। हुई योन साफ इनकार कर देती है कि वो अब स्ट्रीम नहीं करेगी। यह सुनकर हुनचोल गुस्से से भर जाता है और कहता है कि वो पहले ही एडवांस मनी ले चुकी है। फिर दोनों उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जिसने पैसा लिया है उसे काम भी करना होगा। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है जो उन्हें उसे छोड़ देने के लिए कहती है। दोनों मुड़कर देखते हैं और वहां ह्यून खड़ा होता है। हुई योन उसे पहचानते ही हैरान रह जाती है। अगले ही पल ह्यून दोनों आदमियों से भिड़ जाता है। उसकी लड़ाई की क्षमता देखकर हुई योन दंग रह जाती है। कुछ ही मिनटों में वो दोनों को हरा देता है और फिर हुई योन से कहता है कि उसके साथ चले, क्योंकि उसे कुछ सवाल पूछने हैं। बाद में स्कूल की रूफटॉप पर ह्यून उसे बताता है कि वो यी आन का बड़ा भाई है और पूछता है कि एरुम ने यी आन के साथ क्या किया था। ये सुनकर हुई योन घबरा जाती है और कुछ देर चुप रहती है। तब ह्यून कहता है कि वो समझ सकता है कि वो एरुम से डरती है। फिर वो मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन तभी हुई योन उसे रोक लेती है और कहती है कि ये सब सेमेस्टर की शुरुआत में शुरू हुआ था। ह्यून रुक जाता है और ध्यान से उसकी बात सुनने लगता है। हुई योन बताती है कि पहली बार जब उसने यी आन को देखा था तो वो एक आदर्श टीचर जैसी लगी थी। उसके चेहरे पर हमेशा सच्ची मुस्कान रहती थी जिसमें कोई दिखावा नहीं था। वो स्टूडेंट्स के साथ क्लास के बाहर भी समय बिताती थी और बहुत जल्दी सबकी पसंदीदा बन गई थी। दूसरी तरफ एरुम भी अपनी तरह से काफी पॉपुलर थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके साथ रहने से कई फायदे मिलते थे। शुरुआत में दोनों के बीच संबंध खराब नहीं थे। एरुम अक्सर लेट आती थी या स्कूल मिस करती थी, लेकिन यी आन उसे ज्यादा नहीं डांटती थी। असली समस्या तब शुरू हुई जब एक दिन यी आन ने उसे बाकी क्लासमेट्स के साथ क्लासरूम साफ करने के लिए कहा। एरुम ने यंग सू को पैसे देकर अपनी जगह सफाई करने को कहा और खुद ब्रॉडकास्ट के लिए निकलने लगी। लेकिन यी आन को ये बात पसंद नहीं आई। उसने उसे रोक लिया, यंग सू को पैसे वापस करने को कहा और एरुम के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। बाहर से एरुम शांत रही, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठी। कुछ दिनों बाद अचानक एक घटना हुई। एरुम का महंगा लग्जरी बैग गायब हो गया। उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया कि टीचर्स को भी मामले में पड़ना पड़ा। पूरे स्कूल की तलाशी ली गई और आखिरकार वो बैग टीचर ऑफिस में यी आन की डेस्क से बरामद हुआ। यी आन शर्म और हैरानी से भर गई, लेकिन एरुम तुरंत उस पर चोरी का आरोप लगाने लगी। वो कहती है कि जो टीचर हमेशा मेहनत और ईमानदारी की बातें करती थी वही लग्जरी गुड्स चुराना चाहती थी। फिर वो उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अगर वो माफी मांग ले तो वे बात को वही खत्म कर देंगे। बाकी टीचर्स भी यी आन को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि अपनी गलती स्वीकार करो। यी आन बार बार कहती रहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार मजबूर होकर वो माफी मांग लेती है, लेकिन एरुम इससे संतुष्ट नहीं होती। वो मांग करती है कि यी आन पूरी क्लास के सामने माफी मांगे। नतीजा ये होता है कि उसे स्टूडेंट्स के सामने सार्वजनिक रूप से झुककर माफी मांगनी पड़ती है। उसी दिन से स्टूडेंट्स का व्यवहार उसके प्रति बदलना शुरू हो जाता है। हुई योन रोते हुए बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि एरुम ने वो बैग यंग सू को दिया था। अगर उसने उस समय सच बोलने की हिम्मत की होती तो शायद यी आन का आत्मसम्मान इतनी बुरी तरह नहीं टूटता। उसे याद आता है कि यी आन कहा करती थी कि वो सम्मान के साथ जीना चाहती है ताकि कोई उसकी तरफ उंगली न उठा सके। टीचर बनना उसका सपना था और वो चाहती थी कि अपने स्टूडेंट्स के सामने गर्व से खड़ी रह सके। लेकिन उस दिन सिर्फ उसका सम्मान नहीं टूटा था, उसके अंदर कुछ उससे भी ज्यादा कीमती चीज टूट गई थी। हुई योन को याद आता है कि बाद में यी आन ने उससे कहा था कि अगर कभी उसे अपराधबोध महसूस हो तो मदद मांगने से मत डरना। उसी समय दूसरी तरफ ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला था। होस्ट एरुम से पूछ रहा था कि हुई योन अभी तक क्यों नहीं पहुंची। एरुम गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि हुई योन उसके मैसेजेस इग्नोर कर रही थी। वो सोच रही थी कि हुई योन अब पहले जैसी टूट चुकी है और उसमें वो चमक नहीं रही
जो कभी यीआन में थी। तभी अचानक हुई यॉन अंदर आती है और फैमिली मैटर का बहाना बनाकर माफी मांगती है। होस्ट उसे चेतावनी देता है कि दोबारा गायब मत होना। हुई यॉन सिर झुकाकर कहती है कि वो ध्यान रखेगी। एरुम उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन इस बार हुई यॉन शांत नहीं रहती। वो कहती है कि अब वो इतनी मेहनत करेगी कि एरुम की फर्स्ट रैंक तक छीन लेगी। ये सुनकर एरुम और बाकी लोग चौंक जाते हैं। तभी होस्ट की नजर एक दूसरी लड़की पर पड़ती है जो हमेशा रैंकिंग में सबसे नीचे रहती थी। वो उस पर चिल्लाने लगता है। लड़की डरते हुए माफी मांगती है, लेकिन वे लोग उसे अपमानित करते हैं और वहां से निकल जाने को कह देते हैं। वो लड़की चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने भी पलटकर ताना मारते हुए कहा कि लाइव स्ट्रीम में तो उनके कुत्ते का मल भी उससे बेहतर प्रदर्शन कर लेगा। फिर उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। ये सुनकर होस्ट गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे तुरंत बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। बुरी तरह अपमानित होकर वो लड़की वहां से चली गई और एरुम उसका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराती रही। इसके बाद ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। शुरुआत ग्रुप डांस से हुई, जहां सभी लड़कियों को व्यूअर्स के लिए प्यारे और आकर्षक पोज देने थे। एरुम मन ही मन सोच रही थी कि आज फिर व्यूअर्स की जेबें खाली करवाने का समय आ गया है। लेकिन तभी उसकी नजर हुई यॉन पर गई और वो हैरान रह गई। हुई यॉन आज पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और जोश के साथ प्रदर्शन कर रही थी। उसे ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले हुई यॉन की कही बात याद आई और अब लग रहा था कि वो सचमुच अपनी बात को गंभीरता से ले रही है। कुछ ही देर में एरुम को पहले 5000 हार्ट्स मिल गए और वो फिर से आत्मविश्वास से भर गई। उसे पूरा यकीन था कि हुई यॉन जैसी लड़की कभी उसे नहीं हरा सकती। उसके पास इतने सारे फैंस थे कि चाहे हुई यॉन कितनी भी मेहनत कर ले, बिना किसी पागल फैन बॉय के वो कुछ नहीं थी। एरुम सोच रही थी कि वो हुई यॉन की चाल समझ चुकी है, लेकिन उसे ये खेल और भी मजेदार लग रहा था क्योंकि उसे हमेशा उन डॉन्स को तोड़ने में आनंद आता था जो अपनी औकात भूल जाती थी। तभी अचानक किसी ने हुई यॉन को 20,000 हार्ट्स डोनेट कर दिए। पूरा स्टूडियो हैरान रह गया। हुई यॉन ने एरुम से हटने को कहा क्योंकि अब उसे रिएक्शन देनी थी। यह देखकर एरुम के अंदर जलन की आग भड़क उठी। वह सोचने लगी कि हुई यॉन उससे कम सुंदर है और उस पर पैसा खर्च करना पूरी तरह बर्बादी है। उसे लगा कि अभी इतना बड़ा डोनेशन मिलना बहुत जल्दी था, लेकिन पीछे ढकेले जाने से उसका मूड पूरी तरह खराब हो गया। उसने तुरंत अपने फैंस को मैसेज भेजा कि वह फर्स्ट प्लेस खोने वाली है और उसे सपोर्ट करे। इसके बाद डोनेशंस की बारिश शुरू हो गई। आत्मविश्वास वापस आते ही उसने हुई यॉन से कहा कि वह हट जाए और बैकअप डांसर बनकर खड़ी रहे, लेकिन तभी फिर से हुई यॉन को 20,000 हार्ट्स मिल गए। इस बार एरुम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूसरी तरफ ये सारे डोनेशंस ह्यून की टीम कर रही थी। ह्यून के आदेश पर वे लगातार हार्ट्स भेज रहे थे ताकि हुई यॉन फर्स्ट प्लेस पर पहुंच जाए, और वे ये सब करते हुए मजे भी ले रहे थे। इतने सालों से स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे ब्रॉडकास्टर्स तक दंग रह गए क्योंकि 6 साल में उन्होंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। मुकाबला लगातार बढ़ता गया और आखिरी दौर में सारी रफ्तार हुई यॉन के पक्ष में चली गई। अब एरुम सचमुच फर्स्ट प्लेस खोने वाली थी। तभी हुई यॉन को 30,000 हार्ट्स और मिले और वह सीधे फर्स्ट प्लेस पर पहुंच गई। एरुम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे आखिरी उम्मीद के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति याद आया, बान पलान लॉर्ड, वह रहस्यमयी सपोर्टर जो हमेशा हार्ट बम गिराकर उसे फर्स्ट प्लेस दिलाता था। उसने तुरंत उसे मैसेज भेजा और भरोसा किया कि वह जवाब देगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। धीरे धीरे एरुम लास्ट प्लेस तक पहुंच गई और घबराने लगी। बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी और पूछने लगी कि वह अभी तक खड़ी क्यों है। उसे तो अब हारने वालों की तरह झुक जाना चाहिए। होस्ट ने भी कहा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं क्योंकि बान पलान लॉर्ड अकेले एरुम की लगभग 80% स्पॉन्सरशिप संभालता था और आज किसी अज्ञात कारण से वह दिखाई ही नहीं दिया। जो सपोर्ट हमेशा एरुम को मिलता था वह बाकी परफॉर्मर्स के हिस्से में चला गया। एरुम के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। फिर भी वह उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि अगर बान पलान लॉर्ड आखिरी समय पर आ गया तो वह लास्ट प्लेस से बच सकती है। वह उस अपमानित लड़की की तरह हारने वाली नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ ह्यून पहले ही बान पलान लॉर्ड की धुनाई कर चुका था। अचानक हुए हमले से वह पूरी तरह भ्रमित था। उसका असली नाम कांग जांग दे था और वह एक ऐसी एजेंसी का सीईओ था जो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग में काम करती थी। जांच करने पर साफ हो गया था कि उसकी कंपनी सामान्य नहीं थी। ह्यून ने समझाया कि उनकी ज्यादातर कमाई इंटरनेट ब्रॉडकास्ट से आती है और उनके अधिकतर खर्च भी उन्हीं ब्रॉडकास्ट में डोनेशंस के रूप में जाते हैं। यानी पूरा खेल वॉश ट्रेडिंग जैसा था और बहुत संभव था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स इवेजन का तरीका हो। ब्लू शर्ट वाला शिन जोंग वू विस्तार से बताता है कि वे लोग स्ट्रीम्स में भारी रकम डोनेट करते हैं, स्ट्रीमर थोड़ा कमीशन रखता है
और बाकी पैसा वापस लौटा दिया जाता है। इस तरह ये पूरा नेटवर्क डोनेशंस का इस्तेमाल करके काला धन साफ करने और टैक्स से बचने का काम कर रहा था। वापस लड़ाई की तरफ जांग डे गुस्से में पूछता है कि ह्यून ने उस पर हमला क्यों किया। ह्यून सीधे कहता है कि वह होंग एरोम की सारी स्पॉन्सरशिप तुरंत बंद कर दे और उसके पास मना करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर जांग डे चाकू निकाल लेता है और कहता है कि कोई उसके बिजनेस में घुसकर उसे आदेश नहीं दे सकता। वह हमला करता है लेकिन ह्यून आसानी से बच जाता है, उसे नीचे गिरा देता है, चाकू छीन लेता है और घायल हालत में जमीन पर छोड़ देता है। इसके बाद ह्यून कहता है कि अब आखिरी कदम उठाने का समय आ गया है। इसी बीच ब्रॉडकास्ट में बाकी कैम गर्ल्स एरोम का मजाक उड़ाने में लगी थी। वे कह रही थी कि बान पलान लॉर्ड के बिना वह कुछ भी नहीं है। वे उससे बार बार बोलने के लिए मजबूर कर रही थी और शब्दों से उसे यातना दे रही थी। कुछ भी उसकी योजना के अनुसार नहीं हो रहा था। आखिरकार एरोन अपना आपा खो बैठी। वह खड़ी हुई और उन सब पर चिल्लाने लगी। होस्ट तुरंत भड़क गया और उसे बेकार कहकर बाहर निकालने का आदेश दे दिया। एरोन घबराकर माफी मांगने लगी और कहने लगी कि उससे गलती हो गई, लेकिन होस्ट ने सिक्योरिटी को बुला लिया। गार्ड्स ने उसे पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। होस्ट व्यूअर से माफी मांगते हुए कहता है कि वह उन्हें इससे भी बेहतर शो देगा। एरोन रोते हुए कहती रही कि वो अभी भी बहुत सारी डोनेशंस ला सकती है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे जबरदस्ती बाहर फेंक दिया गया और उसी पल वो उस दिन की लास्ट प्लेस विनर बन गई। ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद उसका गुस्से वाला वीडियो वायरल हो गया। इंटरनेट पर लोग उसे लास्ट प्लेस गर्ल कहकर बुलाने लगे और काफी समय तक वो रैंकिंग स्ट्रीम्स में दिखाई नहीं दे सकी। इस घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि पहली बार लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं बल्कि मजाक के रूप में देखना शुरू कर दिया था। बाद में जब उसने लाइव स्ट्रीम देखी तो पाया कि हुई यॉन को 10,000 हार्ट्स मिल रहे हैं और उसकी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ रही है। जलन से भरी एरोम ने तय किया कि वो हुई यॉन के सबसे बड़े सपोर्टर को छीन लेगी। अगले दिन स्कूल में वो मीठा व्यवहार करते हुए हुई यॉन को बाहर बात करने के लिए बुलाती है, उसे गले लगाती है, उसकी सफलता की तारीफ करती है और जश्न मनाने के लिए एक महंगा गिफ्ट भी देती है। लेकिन हुई यॉन को उसका व्यवहार अजीब लगता है। एरोम उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहकर उसके बड़े सपोर्टर के बारे में पूछती है, फिर कहती है कि किसी अनजान रूकी का सीधे फर्स्ट प्लेस पहुंच जाना लगभग असंभव है। हालांकि अंदर ही अंदर वो उसका मजाक उड़ा रही होती है। उसे लगता है कि भले ही वो खुद लास्ट प्लेस पर गिर गई हो, लेकिन इतने वर्षों की रैंकिंग स्ट्रीम्स ने उसकी समझ को तेज कर दिया है और उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी है। इसलिए वो जिद करके हुई यॉन से उस आदमी से मिलवाने को कहती है। एरोम को लगता है कि स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना जानने वाली हुई यॉन को बहलाकर उसका नंबर लेना बहुत आसान होगा। तब हुई यॉन कहती है कि वो आदमी खुद भी एरोम से मिलना चाहता है। यह सुनते ही एरोम खुशी से भर जाती है और सोचती है कि किस्मत आखिर उसके पक्ष में लौट आई है। वो हमेशा से हुई यॉन के सबसे बड़े सपोर्टर को छीनना चाहती थी। हुई यॉन ने बताया था कि वो एक एजेंसी का सीईओ है जो उसे रिक्रूट करना चाहता है। लालच और उत्साह में डूबी एरोम को उनकी पिछली बातचीत याद आती है। हुई यॉन ने कहा था कि वो नई कंपनी है और उसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए वे अपनी कैम गर्ल्स को फेमस बनाने के लिए खुलकर सपोर्ट करते हैं। हालांकि अभी तक रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि वो सिर्फ एक रूकी है। ये सुनकर एरोम मन ही मन खुश होती है और सोचती है कि उसने हुई यॉन को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया है। अब उसे बस इस मौके का फायदा उठाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो हुई यॉन की सबसे बड़ी ताकत छीनकर उसे अपना बना लेगी और उससे बदला भी लेगी। तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। एरोम मुड़ती है और सामने जून वू खड़ा दिखाई देता है। वो खुद को चुन होंग एंटरटेनमेंट का सीईओ बताते हुए उसे मिलने की खुशी जाहिर करता है और थोड़ी दूरी पर खड़ा ह्यून उन्हीं की पूरी बातचीत सुन रहा होता है, क्योंकि अब वो पल आ चुका था जब एरोम धीरे धीरे उसी अंधेरे गड्ढे में गिरने वाली थी जिसे उसने दूसरों के लिए खोदा था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना